नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 129 के बाद। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी यानी चलत प्रत्याभूति। चलत प्रत्याभूति ये जुडिशरी में प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधे पूछा जाता है कि चलत प्रत्याभूति कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, सेक्शन 129 में। ठीक है, प्री के पर्पज से इतना पूछा जाता है, मीन्स के पर्पज से पूछा जाता है चलत प्रत्याभूति को बताइए और इसका रेवोकेशन कैसे किया जा सकता है, जो कि आगे के सेक्शंस में बताया गया है। सबसे पहले हम बेयरेट से पढ़ते हैं। चलत प्रत्याभूति वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलत प्रत्याभूति कहलाती है। चलत प्रत्याभूति मतलब एक ऐसी गारंटी जो कंटिन्यू है, ठीक है, जो चल रही है, जो एक ट्रांजैक्शन में चल रही है। कैसे ट्रांजैक्शन में? आपने किसी पर्सन से बोल दिया कि इसके 10,000 रुपये तक मैं गारंटी लेता हूँ। आज उसने 1,000 की शॉपिंग करी, कल उसने 2,000 की शॉपिंग करी, परसों 3,000 की शॉपिंग करी, फिर 4,000 की शॉपिंग करी, वो 10,000 तक लायबल है। ये होती है हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब ये गारंटी चल रही है। आपने किसी को एक चलत प्रत्याभूति दे दी, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शन की एक सीरीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है, जहाँ पर एक इंसान एक बार कुछ करेगा, फिर 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, और ऐसे ऐसे वो गारंटी एक लिमिट होगी, जितने लिमिट तक उसने तय की होगी वहाँ तक चलेगी। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। ठीक है, आप इलस्ट्रेशन से पढ़ लेते हैं। का इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि खा अपनी जमींदारों के भाटकों का संग्रह करने के लिए गा को नौकर रखेगा, का द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये तक रकम का उत्तरदायी होने का खा को वचन देता है। का क्या दे रहा है? जो बी है वो बोलता है कि मैं सी को तभी नौकरी पर रखूँगा कि वो मेरा किराया विराया ज़मीनों का ले आया करे। कब रखूँगा? जब ए आप इस बात की गारंटी दो। मतलब ए क्या देता है? गारंटी देता है कि उसके 5,000 रुपये तक मैं लायबल हूँ। ठीक है, 5,000 रुपये तक मैं लायबल हूँ। ए जो है वो इस बात के प्रतिफलस्वरूप, किस बात की प्रतिफलस्वरूप? खा अपनी जमींदारों के भाटकों का संग्रह करने के लिए गा को नौकर रखेगा। गा द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये तक रकम तक उत्तरदायी होने के लिए खा को वचन देता है कि अगर वो कुछ भी करता है तो 5,000 रुपये तक मैं लायबल हूँ। कल को अगर आपका वो कुछ भी इसमें नुकसान करेगा तो 5,000 रुपये की नुकसानी तक मैं लायबल हूँ। ये एक चलत प्रत्याभूति है। ठीक है, मानो उसने एक बार 1 महीने किया तो 1,000 का नुकसान हो गया, 2,000 का हो गया, 3,000 का, ऐसे ऐसे ही क्या है, एक चलत प्रत्याभूति है। ठीक है, जैसे कि मैं एक चाय वाले से कह के आ जाऊं कि सुनो, आप उस पर्सन को ना चाय पिलाया करो, 100 रुपये तक की चाय अगर आप पिलाओगे तो उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। यदि वो व्यक्ति 100 रुपये तक की चाय पिएगा ना, तो अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट करता है, अगर आपको नहीं दे पाता है, तो वो 100 रुपये आप मुझसे ले लेना। चाय वाला बोलता है ठीक है, वो पर्सन को डेली चाय पिलाता है। ठीक है, 10 दिन में 100 रुपये की चाय हो जाती है, वो पर्सन उसे 100 रुपये दे देता है, तो यहाँ अब मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले 10 दिन तक वो फिर 100 रुपये की चाय पीता है, वो फिर अपने 100 रुपये चुका देता है, तो मुझे फिर देने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार क्या होता है, वो पर्सन 200 रुपये की चाय पी लेता है, उसके पास 200 रुपये ही नहीं होते चुकाने के लिए, तो मैं यहाँ पर कितनी लायबल हूँ? मैं तो सिर्फ 100 रुपये के लिए लायबल हूँ। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। एक गारंटी जो चलती रहती है। आपने 5,000 की गारंटी दी, 4,000 हो पाए, उसने 2,000 लौटा दिए, ऐसे ही कंटिन्यू गारंटी चलती रहती है। ये एकदम पूरी इकट्ठी गारंटी नहीं दी जाती। इकट्ठी गारंटी क्या होती है? जो अपन एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कि आपने बोल दिया कि देखो आप इसे मतलब आप इसे 10 लाख रुपए दे दो, अगर कल को ये 10 लाख रुपए नहीं दे पाएगा तो ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप इसे 10 लाख रुपए 1 साल के लिए दे दो, ये आपको 2% प्रति माह ब्याज देगा, और ये 2% प्रति माह ब्याज नहीं दे पाता है या आपके पेमेंट देने में, संदाय देने में व्यतिक्रम करता है, तो उसके बदले मैं दे दूंगा। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, पर कंटिन्यू गारंटी क्या होती है? कंटिन्यू चलती रहती है। क्या होते रहता है? ये कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी ऊपर पढ़ लिया था 126 में, और अब आपने कंटिन्यू गारंटी भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसका जो मैंने आपको चाय वाला एग्जाम्पल बताया था ना, वो यही है, बी नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 130। तो आपने जाना सेक्शन 129 में कि चलत प्रत्याभूति क्या होती है। चलत प्रत्याभूति वह होती है जहाँ पर एक व्यक्ति सामने वाले को ये वचन देता है कि इतने निश्चित सीमा में या इतनी निश्चित रकम के लिए मैं दायी हूँ।
यानी वो ये बोल सकता है कि यदि 2 महीने तक आप इसे 10,000 रुपये तक देंगे तो 2 महीने में 10,000 रुपये तक के लिए मैं लायबल हूँ, या 2 महीने में आप इसे जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो ये नहीं दे पाता है तो उतने के लिए मैं लायबल हूँ। या वो ये बोल सकता है कि इसके 5,000 रुपये तक के लिए मैं लायबल हूँ, इसके बाद मैं लायबल नहीं हूँ। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी, जो चलती रहती है। इसमें आपने एक टाइम फिक्स कर दिया होता है या एक लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स कर दी होती है कि इतने ट्रांजेक्शन तक मैं लायबल हूँ, 5,000 रुपये तक मैं लायबल हूँ, इतने टाइम तक मैं लायबल हूँ। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक पार्ट होता है, ये बस कंटिन्यू चलती रहती है। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो एक समय में बोल दिया जाता है। कैसे बोल दिया जाता है कि देखिए आप इसे 10 लाख रुपए दे दीजिए, अगर ये आपके 10 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि आप ना इसे नौकरी पे रख लो या आप इसके साथ ऐसा कर दो 5,000 रुपये तक के लिए मैं लायबल हूँ, ठीक है। अगर ये 2 महीने में आपका 5,000 का नुकसान करेगा तो उसके लिए मैं लायबल हूँ, या ये आपके 4 महीने में जितना भी नुकसान करेगा उसके लिए मैं लायबल हूँ। दैट्स कॉल्ड चलत प्रत्याभूति, मतलब एक ऐसी गारंटी जो कंटिन्यू चलती जा रही है, जिसमें जो एक श्योरिटी होता है वो एक निश्चित समय में होने वाले सभी जो ट्रांजेक्शन होता है उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेता है कि अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो उसका मैं अपने ऊपर लायबल ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 130 के बारे में। सेक्शन 130 बात करता है चलत प्रत्याभूति का प्रतिसहरण, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, ठीक है। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी मतलब कंटिन्यू गारंटी का रेवोकेशन आप कैसे कर सकते हो। या तो रेवोकेशन ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने बोला कि मैं इसके लिए 200 रुपये तक लायबल हूँ, जैसे ही 200 रुपये आपके पूरे हो जाएंगे आपकी लाइबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसको रिवोक करना है, मतलब आपको 200 रुपये से पहले ही रिवोक करना है, तो आप कैसे रिवोक कर पाओगे। आपने बोला कि देखो अगर इसके 5,000 रुपये तक मैं लायबल हूँ, अगर ये आपका नुकसान 5,000 रुपये तक करेगा ना तो उसके लिए मैं लायबल हूँ, ठीक है। आप इससे 1 महीने 2 महीने 10 महीने जितने भी महीने काम करवाना है काम करवाओ, लेकिन मैं सिर्फ 5,000 रुपये तक ही लायबल हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ, ऐसा आपने बोला, ठीक है। अब आपको लग रहा है 2 महीने बाद आपको लगा कि नहीं यार मैं क्यों इसकी गारंटी दिया, आपको कुछ भी लगा और आप चाहते हो कि मैं अपनी गारंटी वापस ले लूँ या मैं इसका रिवोकेशन कर दूँ, तो आप किसके पास जाओगे, क्रेडिटर के पास जाओगे और उसे एक नोटिस भेज दोगे, उसे नोटिस दे दोगे कि देखो मैं अपनी गारंटी का रेवोकेशन करना चाहता हूँ। जिस दिन आपने रेवोकेशन किया उस दिन ही आपने, जिस दिन आपने नोटिस भेजा उसी दिन आप की जो गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी, फिर आप उसके बाद के लिए लायबल नहीं रहोगे, लेकिन उसके पहले के सारे ट्रांजेक्शन के लिए आप लायबल रहोगे जितनी आपने अपनी लिमिटेशन दी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से बोला कि ये फ्यूचर में जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके साथ करता है उसके लिए मैं सिर्फ 1 लाख रुपये तक लायबल हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपये तक का घाटा होगा उतने के लिए मैं लायबल हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ये आपने बोला। आपको 1 महीने हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप 4 महीने बाद आपने जो क्रेडिटर है उसे क्या कर दिया, नोटिस दे दिया, ठीक है। उसे आपने नोटिस दे दिया कि देखो मैं अपनी गारंटी का रिवोकेशन करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले तक वो 40,000 का नुकसान कर चुका था, जो प्रिंसिपल डेटर है ना वो 40,000 का नुकसान कर चुका था, या वो 40,000 रुपये तक का कुछ कर चुका था, क्रेडिटर से 40,000 रुपये ले चुका था, 40,000 रुपये का नुकसान कर चुका था। जिस प्रकार की संविदा है उस प्रकार पर निर्भर करती है कि संविदा किस प्रकार की है, ठीक है। आपने कुछ ऋण उधार लिया है या आपने किसी के गुड्स उधार ले ली हैं, गुड्स के बदले आपको उसको 40,000 रुपये देना है, या आपने कुछ जो रकम है वो उधार ले ली है, एक सर्टेन अमाउंट आपने उधार ले लिया है, फिर ट्रांजेक्शन पर है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर भी तो निर्भर करता है। या हो सकता है ए बी के बीच जो कि क्रेडिटर है और डेटर है उनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्रेडिटर ने उसे कुछ अपने गुड्स दे दिए हो, माल डिलीवर कर दी हो उधार पर, और बी ने बोला हो मैं इसका आपको बाद में जो है वो कर दूंगा पेमेंट, पर बी ने नहीं किया हो तो उसकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपये तक तो उसने ली थी ना, श्योरिटी ने ली थी, ठीक है। पर श्योरिटी क्या होता है कि मना कर देता है, कुछ टाइम बाद वो अपनी जो लाइबिलिटी है उससे रिवोक होना चाहता है कि नहीं मैं अपनी गारंटी को रिवोकेशन कर रहा हूँ, तो वो बाय नोटिस देगा और बाय नोटिस क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। पर उसके पहले तक फिर वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन पास्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन हो चुके थे और जो उसकी लिमिट में अंदर फॉल करते हैं उतने तक के लिए वो लायबल होगा, ठीक है। कभी भी नोटिस दे सकता है वो। अब आपसे प्री में सवाल पूछा जाएगा चलत प्रत्याभूति का प्रतिसरण कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 130 में। चलत प्रत्याभूति का प्रतिसरण किस प्रकार किया जा सकता है, सूचना द्वारा। कब किया जा सकता है, एट एनी टाइम किया जा सकता है, ठीक है। चलत प्रत्याभूति का जो प्रतिसरण होता है ना वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होता है, किसके लिए होगा, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन के लिए होगा। बाय नोटिस आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसे रिवोकेशन कर सकते हैं। ये इसके इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में आपको यही बताया जाएगा कि ए एक श्योरिटी है,
बी क्रेडिटर है, सी प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पर ए आया, ए ने क्या दी, सी की तरफ से गारंटी दी कि मैं इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट तक आपके लाइबल हूँ, चाहे वो सर्टेन अमाउंट 2,000 रुपये हो, 3,000 रुपये हो, 5,000 रुपये, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी ने सी को गुड्स डिलीवर किए। ठीक है, सी ने बोला कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, कितने, इसने 40,000 तक का माल ले लिया। जैसे इसने 40,000 का माल लिया, इसके बाद इसने फिर एक और ट्रांजेक्शन किया। बी ने बोला कि पहले मेरा 40,000 जो तुम ले गए थे वो मेरे रुपए वापस कर दो। सी बोलता है कि मेरे पास तो रुपए नहीं है। ये जाता है ए के पास, तो ए 40,000 रुपये तक के लिए लायबल है। क्यों? क्योंकि उसने तो 1,00,000 की गारंटी दी थी। यहाँ पर ए क्या करता है, बोल देता है कि देखो मैं तो रिवोक करना चाह रहा हूँ, अपनी कंटिन्यू गारंटी को रिवोक करना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ रिवोक है, अब इसके बाद आप लायबल नहीं हो, पर 40,000 तक के लिए तो आप लायबल हो ना, क्योंकि आपने बोला था। तो आप पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होगे, उसके बाद नहीं हो पाओगे। ये आपका 130 सेक्शन बोलता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी गारंटी कंटिन्यू गारंटी है? ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या इसमें। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से मतलब है कि ऐसा उसने गारंटी दे दी थी कि मैं 1,00,000 रुपये तक की गारंटी दे रहा हूँ। 1,00,000 से मतलब है ये आपसे 10,000 का माल ले, 20,000 का ले, 30,000 का ले, 40,000 का ले, फिर आपको पटा दे, फिर 20 का ले ले, 30 का ले ले, ऐसे करके मैं टोटल 1,00,000 की गारंटी दे रहा हूँ। यानी ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ के पता चलता है कि कंटिन्यू गारंटी है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये हो जाता, ए बोलता सीधे सीधे कि आप बी आप हो ना, मतलब क्रेडिटर से बोलता कि क्रेडिटर आप प्रिंसिपल डेटर यानी सी को ना ये माल दे दो। ठीक है, ये माल का जो भी आपकी रकम है, फॉर एग्जांपल रकम 50,000 है, तो ये आपको सी दे देगा, और सी नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें ये एक ट्रांजेक्शन के लिए बोल रहा है कि आप इसे एक बार ये ट्रांजेक्शन दे दो। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन की लाइबिलिटी मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं बोला कि मैं 1,00,000 रुपये तक की लाइबिलिटी ले रहा हूँ। अब 1,00,000 आप एक ट्रांजेक्शन में, 2 ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन में पटा पाओ, ऐसे नहीं बोल रहा है। अगर ऐसे बोलता है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंटिन्यू गारंटी है, बट वो सीधा बोल रहा है कि देखो आप तो ऐसे गुड्स दे दो एक बार। फॉर एग्जांपल वो गुड्स 1,00,000 के हैं, 2,00,000 के हैं, 20,000 के हैं, एक बार में। ये सीरीज नहीं बन रही है। जहाँ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन बनता है, ट्रांजेक्शन की सीरीज होती है 1, 2, 3, वो कंटिन्यू गारंटी होती है, जो सिर्फ एक बार में हो जाता है कि आप इकट्ठा दे दो, इकट्ठा नहीं दो, या आप इकट्ठा किसी को एक सर्टेन अमाउंट दे दो, या आपको लौटा देगा, नहीं लौटाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सब होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ठीक है, आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कंटिन्यू गारंटी का थोड़ा सा थिन एक लाइन होती है वो समझ में आई होगी। ठीक है, जो हमारी चलत प्रत्याभूति होती है वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। इसमें ट्रांजैक्शन की जो संख्या होती है वो एक से ज़्यादा होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ट्रांजैक्शन एक ही होता है। ये इसकी थिन लाइन है बीच की। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्रतिसरण कैसे किया जाता है। चलत प्रत्याभूति का बाय नोटिस किया जाता है। बाय नोटिस आप जो रेवोकेशन करोगे वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होगा, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल होगे। ठीक है, अब एक तरीके से और इसका रेवोकेशन किया जाता है जो कि 131 में बताया गया है। 131 में बताया गया है कि जब श्योरिटी की मृत्यु हो जाए, श्योरिटी मर गया, तो फिर क्या होगा, जिस दिन श्योरिटी मर गया उस दिन ही रेवोकेशन हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 131। आइए हम 131 को बेयर के प्रोविजन से रीड करते हैं। सेक्शन 131, चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसहरण। चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसहरण। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय श्योरिटीज डेट ऑफ श्योरिटी से भी कंटिन्यू गारंटी का रेवोकेशन हो सकता है। कैसे? चलत प्रत्याभूति को जहाँ तक कि उसका भावी संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसहरित कर देती है। यहाँ पर भी जो प्रतिभू की मृत्यु होगी ना, वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन से ही उसे बचा पाएगी। पास्ट ट्रांजैक्शन में आपने जो भी किया होगा उसके लिए तो प्रतिभू मरने के बाद भी लायबल है। मरने के बाद से लायबल से मतलब है उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। ठीक है, आप प्रॉपर्टी में से काट लोगे, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन से के लिए फिर वो क्या हो जाएगा, फिर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि रिवोकेशन हो चुका है कंटिन्यू गारंटी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यही मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2 महीने बाद एक की मृत्यु हो गई, तो वो पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो मर गया है तो ये पैसे कहाँ से देगा, इसकी प्रॉपर्टी में से पैसे जाएंगे यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, ये इसका रेवोकेशन 130 131 में ऐसे रेवोकेशन बताया गया है। ठीक है।